गुड मॉर्निंग। बीए बीएससी सेकेंड ईयर ज्योग्राफी। कल हमने बात की थी मानव भूगोल के बारे में। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के तथ्य। एक हैटिंगटन महोदय आए थे, हैटिंगटन महोदय। इन्होंने जो मानव भूगोल है उसके तथ्यों को दो भागों में बांटा था। एक था भौतिक दशाएं, भौतिक दशाएं, और सेकंड था मानवीय दशाएं, भौतिक दशाएं और मानवीय दशाएं। हैटिंगटन महोदय का ऐसा मानना था कि अगर हमें मानव भूगोल का विषय क्षेत्र उसका अध्ययन करना है तो हमें निम्न चीज़ों का उसमें अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल के तथ्य भी कह सकते हैं हम इनको। तो भौतिक दशाएं, भौतिक दशाएं कौन सी होती हैं? जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अगर हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं तो भौतिक दशाओं के संदर्भ में हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। भौतिक दशाएं वो जिस पर मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं है। बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इसमें भौतिक दशाओं में। फर्स्ट है पृथ्वी ग्लोब के रूप में, पृथ्वी ग्लोब के रूप में। हम सभी जानते हैं पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, गोलाकृति में पाई जाती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। 365 दिन में चक्कर लगाती है और जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर भी घूमती है। 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। यही कारण है कि हमारे दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं, या कह सकते हैं कि एक दिन की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। क्या मनुष्य के इस पर कोई हस्तक्षेप है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी वस्तुएं प्रकृति ने हमें प्रदान की है। अब आप इस पृथ्वी के कौन से भाग पर रहते हैं वो क्या करेगा? आपको प्रभावित करेगा। आप उष्ण कटिबंध में हैं, आप शीतोष्ण कटिबंध में हैं, या आप शीत कटिबंध में रहते हैं। ये क्या करते हैं? मनुष्य को प्रभावित करते हैं। उष्ण कटिबंध में जो लोग रहते हैं उसी अनुसार उसके आचार विचार व्यवहार और उसका पहनावा वो सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है और तापमान अधिक पाया जाता है तो मानव सूती वस्त्रों का उपयोग करता है। जैसे शीतोष्ण वाले क्षेत्र में बात करेंगे, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जो ऋतु है उसके परिवर्तन में अंतर आता जाता है। यहाँ पर सर्दियों की अवधि अधिक रहती है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हमारे रहन सहन पहनावा और खान पान में क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। और बिल्कुल शीत प्रदेशों में जाते हैं तो यहाँ जनसंख्या अत्यधिक कम पाई जाती है और यहाँ के पहनावों में भी अंतर पाया जाता है। तो भौतिक दशाओं में अगर हम बात करें तो पृथ्वी ग्लोब के रूप में, कि जो पृथ्वी क्या करती है एक ग्लोब के समान है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है और पृथ्वी अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाती है। यही कारण है कि दिन रात भी बनते हैं, ऋतु परिवर्तन भी होता है और दिन की अवधि में भी अंतर पाया जाता है। तो ये थी हमारी भौतिक दशाएं जिस पर मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भू आकार। भू आकार कि उसका आकार कैसा है? हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रतिरूप पाए जाते हैं, स्वरूप पाए जाते हैं। कहीं पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कहीं पठार हैं और कहीं पर मैदान पाए जाते हैं और कहीं पर गहरी घाटियां पाई जाती हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करेगी? मैदानी क्षेत्रों में। नदियों द्वारा जो उपजाऊ मैदान होते हैं वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती हैं। तो ये जितनी भी भौतिक दशाएं होती हैं ये मानव को प्रभावित करती हैं। आपने देखा होगा सबसे अधिक मैदानी क्षेत्रों में, उसके बाद पठार वाले क्षेत्रों में, और सबसे कम जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे ही वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी क्या होता जाता है? कम होता जाता है। अगर परिस्थितियाँ अनुकूल हैं जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है और परिस्थितियाँ प्रतिकूल रहती हैं तो जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जलाशय की। जल ही जीवन है। जलाशय हमारे पास जल विभिन्न रूपों में, झील के रूप में, महासागर के रूप में
नदियों के रूप में, विभिन्न रूपों में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को कृषि करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जल की। उद्योग धंधों के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जल की। अपने जो दिन प्रतिदिन के कार्य हैं या अपना जो दैनिक जीवन है उसको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जल की। तो जहाँ जल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है वहाँ मानव अपने आप को आसानी से उसके साथ समायोजित कर लेता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि वहाँ पर मनुष्य को जीविकोपार्जन के साधनों में अधिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि जल है तो खेती कर सकता है, जल है उद्योग धंधे लगा सकता है। तो विभिन्न प्रकार से जो जल है वो भी मानव बसावट को प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में किसका अभाव पाया जाता है? जल का। किसका अभाव पाया जाता है? जल का। लेकिन आपने देखा होगा कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो जनसंख्या है वो क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? जब जल नहीं है तो न तो आप खेती कर सकते हैं, न सिंचाई कर सकते हैं, न रोजगार के साधन वहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं। तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता कौन सी है? जल। जो जल क्या करता है? मानव के रहने के स्थान को भी निर्धारित करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसा माना जाता है कि जल ही जीवन है, जल को बचाओ, नहीं एक दिन एक समय ऐसा आएगा कि जल की कमी से हमारी पृथ्वी कैसी हो जाएगी? शुष्क हो जाएगी या सूख जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मिट्टी और खनिज। मिट्टी एंड खनिज। आपने सुना होगा मिट्टी के बारे में। दोमट मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी की क्या होती है? उपजाऊ शक्ति अलग अलग पाई जाती है। आपने देखा होगा जलोढ़ मिट्टी है, नदियों द्वारा लाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में भी आपने सुना होगा कि मैदानी क्षेत्र है, प्रतिवर्ष नदियों द्वारा उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है और विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि जल उपलब्ध है, उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध है, तो विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। काली मिट्टी का सुना होगा आपने, कपास वाली मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुड़ मिट्टी भी इसको कहा जाता है। तो इसमें कपास भारी मात्रा में अच्छा उत्पादन कपास का पाया जाता है। तो जो मिट्टी होती है वह भी मानव को क्या करती है? प्रभावित करती है। जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतनी ही जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा। आपने देखा होगा बालू मिट्टी, मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी, बालू मिट्टी। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कैसा पाया जाता है? जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। नेक्स्ट इसी में बात करें हम खनिज की। खनिज क्या काम आते हैं? क्या क्या कर सकते हैं खनिजों से? जहाँ पर खनिज होंगे विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे विकसित हो जाते हैं, और जहाँ पर एक बार उद्योग धंधे विकसित हो जाते हैं अन्य सेवा क्षेत्र भी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। उद्योग विकसित करोगे, बैंक चाहिएगा, जैसे ही जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा वहाँ पर आप स्कूल खोलोगे, लोगों को जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करोगे। तो एक अगर आप उद्योग लगाते हो तो अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं वो अपने आप वहाँ पर स्थापित हो जाती हैं। जैसे उद्योग लगाया आपने, 1000 व्यक्ति, 5000, 10,000 व्यक्तियों को आप काम दे रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होगा? उस क्षेत्र में बसावट बढ़ जाएगी। तो वहाँ पर बैंक भी आ जाएंगे, स्कूल भी आ जाएंगे, कॉलेज भी आ जाएंगे, और धीरे धीरे वो पूरा क्षेत्र क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। तो जो हमारे खनिज संसाधन हैं वो भी मानव को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, और मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति इस रोजगार के माध्यम से होती है। लास्ट बात करेंगे हम इसमें जलवायु की। जलवायु हम सभी जानते हैं कि मनुष्य को कहाँ रहना अच्छा लगता है? जहाँ जलवायु कैसी पाई जाती है? अनुकूल पाई जाती है, वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। आपने देखा होगा कि समुद्र तट वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। बॉम्बे की बात करें, चेन्नई की बात करें, कलकत्ता की बात करें, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि अधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्योंकि समुद्र तट पास में होने से यहाँ पर जो जलवायु होती है वो क्या पाई जाती है? सम जलवायु पाई जाती है। न अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक सर्दी होती है। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि जल है, जल का स्वभाव कैसा है? जल धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा। तो यहाँ पर तापमान अधिक नहीं पाया जाता, और जो जलवायु है वो कैसी पाई जाती है? अनुकूल जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इसकी तुलना में अगर हम बात करें
राजस्थान के जैसलमेर वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहाँ पर जनसंख्या विषम पाई जाती है। विषम जनसंख्या पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? किस प्रकार की दशाएं हैं? मरुस्थलीय दशाएं हैं। अब मरुस्थल में तापमान कैसा पाया जाएगा? अधिक पाया जाएगा। जल का अभाव मिलेगा, जल का अभाव मिलेगा, तो उससे क्या होगा? यहाँ पर जो जलवायु है विषम पाई जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है? जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। हैटिंगटन ने भौतिक दशाओं का वर्णन किया, जिसमें हमने इन 5 बिंदुओं का वर्णन किया है कि पृथ्वी ग्लोब के रूप में, सेकंड है भू आकार की उसकी आकृति कैसी है, थर्ड है जलाशय, फोर्थ नंबर पे है मिट्टी एवं खनिज, और लास्ट पॉइंट है हमारा जलवायु। ये सारे कारक हैं, ये क्या करते हैं? ये मानव जीवन को प्रभावित करते हैं कि उसका जीवन किस प्रकार से होगा, किस किस प्रकार के उसके उद्योग धंधे होंगे, ये सारी चीज़ें उसको निर्धारित करती हैं। फर्स्ट हमने बात करी भौतिक दशाओं की। सेकंड हमने पॉइंट क्या लिखा था? मानवीय दशाएं। सेकंड पॉइंट हैटिंगटन महोदय ने बताया था मानवीय दशाएं। देखिए क्या होता है? मानवीय दशाएं मनुष्य द्वारा निर्धारित जो होती हैं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले मनुष्य अपनी जो मूल आवश्यकता है उसकी पूर्ति करेगा, उसके बाद होती हैं उसकी अन्य आवश्यकताएं। अन्य आवश्यकताएं सबसे पहले मनुष्य अपनी इन आवश्यकताओं की, जो उसकी मौलिक आवश्यकताएं, जो उसकी मूल आवश्यकताएं हैं, इनकी पूर्ति करेगा, रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करेगा। उसके बाद उसकी जो अन्य आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए वह प्रयासरत रहता है। अन्य में शिक्षा हो सकती है, धर्म, मनोरंजन, संस्कृति, ये सारी क्या है? मानव निर्मित है। मनुष्य अपने जीविकोपार्जन या मनुष्य अपने जीवन को उच्च करने के लिए इन सभी का उपयोग करता है, कि अपने जीवन स्तर में परिवर्तन चाहता है, तब वह इन सभी चीज़ों का उपयोग करता है। लेकिन ये सब कब होती हैं? जब मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तो हैटिंगटन महोदय ने कहा ये सारी मानव से निर्मित है, मनुष्य पर निर्भर करती हैं कि मनुष्य अपनी इन आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूर्ण करता है। भौतिक दशाओं की हमने बात करी, जिस पर मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, मनुष्य सिर्फ क्या करता है? उसके साथ समायोजन करता है। हैटिंगटन महोदय के अनुसार मानव भूगोल के 2 मुख्य तत्व थे, एक था मानवीय भूगोल और फर्स्ट था इसमें भौतिक दशाएं। आगे हम बात करते हैं कि जो मानव भूगोल है उसका हमने विषय क्षेत्र पढ़ा, ये पढ़ा कि हाँ ठीक है, दूसरे विषयों से किस प्रकार संबंधित होता है, कि हम मानव भूगोल का तो अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उसके अन्य जो विषय हैं उनके साथ उसका किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। तो हेडिंग लिखेंगे हम मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विषयों से संबंध। अन्य सामाजिक विषयों से संबंध। देखिए क्या होता है। पहले हम भौतिक भूगोल पढ़ते थे, फिर हमने क्या किया? मानव भूगोल को पढ़ना प्रारंभ किया। 1930 तक इसका विकास हो गया था। 1930 में मानव भूगोल का विभाजन हुआ। किसका विभाजन हुआ? मानव भूगोल का 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। एक था सांस्कृतिक भूगोल, फर्स्ट है सांस्कृतिक भूगोल और सेकंड है आर्थिक भूगोल। देखिए दोनों मानव भूगोल से बिल्कुल सीधे सीधे संबंधित हैं। कैसे हैं देखिए। 1930 में मानव भूगोल का विभाजन हुआ और इसकी 2 शाखाएं सामने आई। एक थी सांस्कृतिक भूगोल और दूसरा था हमारा आर्थिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल में हम क्या करते हैं? मानव जो है उसकी संस्कृति, उसके सबके बारे में वर्णन करते हैं कि समाज कैसा है, किस प्रकार उसकी समाज की व्यवस्था है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा माना जाता है।
तो जो सांस्कृतिक भूगोल था, मानव भूगोल का दो भागों में विभाजन हुआ, एक था सांस्कृतिक भूगोल और दूसरा था आर्थिक भूगोल। समाज के बारे में, मनुष्य के बारे में हमने अध्ययन किया सांस्कृतिक भूगोल में। आर्थिक भूगोल की मनुष्य के रोजगार के अवसर हैं वो किस प्रकार के रहेंगे, किस प्रकार के वह अपने व्यवसाय का निर्धारण करेगा, उन सभी का वर्णन हमने किस में किया, आर्थिक भूगोल। कि मनुष्य आर्थिक रूप से किस प्रकार से अपने व्यवसाय का चुनाव करेगा या पैसा कमाने के लिए वह कौन कौन से साधनों का उपयोग करेगा, उन सभी का वर्णन किस में किया, आर्थिक भूगोल में। बात आती है 1980 की। 1980 में क्या हुआ, इन जो मानव भूगोल था इसकी जो विषय वस्तु थी अत्यधिक विस्तृत हो गई और इसकी अन्य शाखाओं का भी क्या हुआ, विकास हुआ, जिसमें राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। अब आप कहेंगे राजनीतिक भूगोल का मानव जीवन से क्या संबंध है, वो भी हम बात करेंगे। राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांख्यिकीय भूगोल और चिकित्सा भूगोल। और अधिक विस्तार हुआ तो इसकी अनेक शाखाओं का विकास हुआ, जिसमें नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, परिवहन भूगोल, सैन्य भूगोल, ये सारी भूगोल की शाखाएं हैं। इतना अधिक इसका विस्तार हो गया कि आज हम भूगोल को भूगोल के रूप में नहीं पढ़ सकते हैं, उसकी अनेक शाखाओं का क्या हो गया था, विकास हो गया था। अब हम बात करेंगे कि भूगोल का राजनीति विज्ञान से क्या संबंध है, भूगोल का इतिहास से क्या संबंध है। अब एक बार मैं इसके बारे में बता देती हूँ आपको कि राजनीतिक की बात करें, राजनीतिक भूगोल का विकास हुआ। राजनीतिक भूगोल देखिए, एक देश दूसरे देश के साथ संबंध पाए जाते हैं, आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, व्यापार करते हैं और उन देशों के मध्य संधि होती हैं, युद्ध होते हैं और मतलब कह सकते हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में हमारा जो विश्व है उसमें दूरियां कम हो गई हैं, क्योंकि यातायात के साधन विकसित हो चुके हैं और आयात और निर्यात उनमें चलता रहता है। तो राजनीति की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कारक होते हैं जो किसी देश की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। तो राजनीतिक भूगोल में एक देश का दूसरे देशों से संबंध, आयात निर्यात, उन सभी चीज़ों का क्या किया जाता है कि इस देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, साम्राज्यवाद है, किस प्रकार की, उन सभी का अध्ययन किस में किया जाता है, राजनीतिक भूगोल में। कि इस जो राजनीतिक जो पर्यावरण है उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि जहाँ एक स्थायी सरकार होती है, अच्छी सरकार होती है, उन्नत अवस्था में लोग पाए जाते हैं, लोकतंत्र पाया जाता है, वहाँ के मनुष्य अलग प्रकार के पाए जाएंगे और जहाँ पर राजतंत्र होता है वहाँ पर अलग प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनके जीवन का निर्धारण होता है या नहीं। हम भारत की बात करें, लोकतंत्र है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान कोई व्यवस्था नहीं है, लोग कोरोना काल चल रहा है, मर रहे हैं, लेकिन सैनिक तंत्र चल रहा है वहाँ। तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसका जितना भी विकास हुआ उसको हम राजनीतिक भूगोल के संदर्भ में हम उसका अध्ययन करते हैं। अब पूछेंगे सामाजिक भूगोल में हम किसका अध्ययन करेंगे, मनुष्य का अध्ययन करेंगे, उसके समाज का अध्ययन करेंगे, वर्ण व्यवस्था का अध्ययन करेंगे कि मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, समाज की जो रूपरेखा होती है, परिवार, उन सभी चीज़ों का हम इसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। बात है कि सांख्यिकी भूगोल का हमारे से क्या लेना देना है, भाई बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि सांख्यिकी में हम गणितीय विधियों का प्रयोग करते हैं, गणित का उपयोग करते हैं पृथ्वी को नापने के लिए, जनसंख्या को ज्ञात करने के लिए और जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के लिए। तो हम किसका उपयोग करेंगे, गणित का उपयोग करेंगे। किसके संदर्भ में आएगा, सांख्यिकी में, कि संख्याओं का उपयोग कर रहे हैं। किसका विकास होगा, सांख्यिकी भूगोल का। ग्रहों को, नक्षत्रों को मापने के लिए, पृथ्वी की दूरी मापने के लिए, कि इसकी परिधि कितनी है, व्यास कितना है, उन सभी के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, सांख्यिकी का प्रयोग करेंगे। दूसरा हम इसका आधुनिक रूप में उपयोग कर सकते हैं GSI के रूप में, कि सैटेलाइट के रूप में, कि हम कोई एजुकेशनल आपका उपग्रह है उनसे संबंधित, तो वो सारी चीज़ों का उपयोग हम किस में करेंगे, सांख्यिकी भूगोल में। चिकित्सा से संबंधित नगरों का इसमें वर्णन किया जाता है कि जिस प्रकार से मानव जीवन की अवस्थाएं पाई जाती हैं उसी प्रकार से नगरों की भी अवस्थाएं पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि पहले छोटी सी ढाणी होती है, कम लोग रहते हैं, फिर धीरे धीरे तो गांव का रूप आता है, फिर थोड़ा सा कस्बे रूप में आता है, कस्बे के बाद छोटा कह सकते हैं जिला बनता है, जिले के बाद एक बड़ा नगर बनता है, या कह सकते हैं जिले के बाद एक राज्य का निर्माण होता है।
जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मानव का वर्णन करेंगे इसमें। परिवहन भूगोल में कि हमारे साधन कौन कौन से हैं, किन किन साधनों के माध्यम से यहाँ उद्योग धंधों के संदर्भ में हम इसका वर्णन करते हैं कि हम किसी भी उद्योग की अगर स्थापना करते हैं तो उसमें परिवहन लागत हमारी क्या आएगी, जिसके कारण भी क्या हुआ, परिवहन भूगोल का विकास हुआ। और लास्ट है हमारा सैन्य, कि देश की रक्षा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सैनिकों की आवश्यकता होती है। कि हमारा जो भारत का क्षेत्र है कम हो रहा है, अधिक हो रहा है, क्या हो रहा है, वो किस पे निर्भर करता है, सैनिकों पर। सैन्य भूगोल में उसका हम क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। तो ये थी मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विषयों से संबंध। इसमें जो मुख्य हैं उनको मैं एक बार आपको वापस से बता देती हूँ। जैसे हमने राजनीति शास्त्र को पढ़ा, अब कहें कि राजनीति शास्त्र का इस मानव भूगोल से क्या संबंध है। राजनीतिक भूगोल एक नई शाखा का विकास हुआ, राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक शास्त्र पढ़ा, लेकिन हमारी भूगोल की शाखा कौन सी उभर के सामने आई, राजनीतिक भूगोल। हमने पढ़ा समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में किसका अध्ययन होता है, मानव का, समाज का, वर्ग का, वर्ण का। समाजशास्त्र का अध्ययन किया। कौन से भूगोल की शाखा आई, सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल, क्योंकि सामाजिक भूगोल में भी हम उन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिनका अध्ययन किस में करते हैं, समाजशास्त्र में करते हैं। राजनीति की बात करें, दूसरे देशों से संबंध, राजनीति भूगोल में भी हम उन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे जिनका किस में करते हैं, हम राजनीति शास्त्र में करते हैं। तो अगर हम बात करें कि मानव भूगोल का इतिहास के साथ कैसा संबंध है, भाई दोनों विषय एक दूसरे से अलग हैं या संबंध है, उसका वर्णन हम करेंगे। तो इन्होंने कहा कि मानव भूगोल और इतिहास का गहरा संबंध पाया जाता है, क्योंकि वर्तमान को समझने के लिए उसके इतिहास को जानना अति आवश्यक होता है। अब बात आती है कि प्राचीन आज जो है वो हमारा भूगोल है, लेकिन जैसे ही समय बीत जाएगा, भूतकाल में चला जाएगा, क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। और कहीं ना कहीं जो इतिहास होता है वो वर्तमान को प्रभावित करता है। तो इतिहास और मानव भूगोल दोनों का गहरा संबंध पाया जाता है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। आपने सुना भी होगा कि जितने भी हमारे प्राचीन विद्वान थे, हेरोडोटस, हिकेटियस, वो क्या थे, इतिहासवेता भी थे और भूगोलवेता भी थे, क्योंकि उन्होंने इतिहास और भूगोल की दोनों की अलग अलग व्याख्या नहीं की थी, दोनों को एक साथ रूप में पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि आज जो भूगोल है वो कुछ समय बाद जैसे ही भूतकाल में जाएगा, किस में परिवर्तित हो जाएगा, इतिहास में परिवर्तित हो जाएगा। जबकि भूगोल स्थान के बारे में बताता है और इतिहास किसके बारे में बताता है, समय के बारे में बताता है। तो दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से मानव भूगोल के जितने भी विषय हैं वो आपस में सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, और इन्हीं से भूगोल की अन्य शाखाओं का विकास हुआ है, जिसमें सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, व्यवहारिक भूगोल। अगर हम मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हमारे मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक भूगोल का एक नई शाखा का उदय होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करेंगे मानव भूगोल का इतिहास। मानव भूगोल का इतिहास। देखिए, अभी हम इतिहास की बात कर रहे थे कि इतिहास किस प्रकार का रहा है। मानव भूगोल का इतिहास, आप सभी जानते हैं कि पहले मानव आया, उसके बाद मानव का इतिहास आया। मानव की उत्पत्ति हुई, मानव भूगोल में उन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। मानव की उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ। प्राचीन काल में आप सभी जानते हैं मनुष्य जंगलों में रहता था, उसी अनुसार उसका खान पान, रहन सहन पाया जाता था। धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ, बौद्धिक स्तर में परिवर्तन आया, पहिए का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, भोजन पकाकर खाना प्रारंभ कर दिया, और मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया और अपने अनुसार खेती में परिवर्तन करने भी प्रारंभ कर दिए। तो मानव भूगोल का इतिहास ऐसा माना जाता है काफ़ी पुराना है। पर्टिकुलर हम यह नहीं कह सकते कि उस समय से मानव भूगोल का इतिहास प्रारंभ होता है। उससे पहले एक होता है BC और एक होता है AD। दोनों में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। ये बीच वाली रेखा होती है हमारी 0 होती है। BC में हमेशा उल्टा समय चलता है,
BC में उल्टा समय चलता है, जैसे 640, 600 कितना आएगा 26, उल्टा चलेगा। लेकिन AD में हमारा क्या चलता है, अगर इधर 640 है तो इधर 650। BC का अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का, AD का मतलब होता है उसके जन्म के बाद का। तो जो बाद वाला है वो सीधा चलेगा, जो पहले वाला है वो कैसे चलेगा, उल्टा चलेगा। तो हमारे जो भूगोलवेता थे वो BC के भी हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हम बात BC की कर रहे हैं, बात AD की कर रहे हैं। सबसे पहले आए थे थेल्स महोदय। थेल्स महोदय, देखिए भूगोल का जो मानव भूगोल का इतिहास है वो पहले मानव भूगोल के संदर्भ में नहीं पढ़ा जाता था, भूगोल की एक शाखा के रूप में उसका विकास हुआ था। जैसे जैसे उसका विषय क्षेत्र बढ़ता गया उसकी अनेक शाखाओं का निर्माण प्रारंभ हो गया। थेल्स महोदय आए थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था एशिया माइनर का भौगोलिक अध्ययन। एशिया माइनर का भौगोलिक अध्ययन। ये कब आए थे, 640 से और 546 BC में आए थे। BC में ऐसा उल्टा चलता है, ठीक है। इन्हीं का एक शिष्य था, शिष्य का नाम क्या था, अनेक्जिमेंडर। अनेक्जिमेंडर, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था ब्रह्मांड विज्ञान। पुस्तक का नाम क्या था, ब्रह्मांड विज्ञान। देखिए क्या होता था, गुरु जिस पद पर चलता है शिष्य भी उसी पद का क्या करता है, अनुसरण करता है। कि कह सकते हैं कि जिस प्रकार गुरु के विचार होते हैं उसी प्रकार के विचार किसके पाए जाते हैं, शिष्य के पाए जाते हैं। थेल्स था, पुस्तक लिखी थी एशिया माइनर का भौगोलिक अध्ययन। इसी का क्या था, थेल्स का शिष्य था, शिष्य का नाम था अनेक्जिमेंडर। पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था ब्रह्मांड विज्ञान। आप थोड़ा सा पुस्तकों पर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि जो आपके जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें पुस्तकों के नाम आते हैं, पूछा जाता है कि यह ग्रंथ या यह रचना किस भूगोलवेता की है। जो ब्रह्मांड विज्ञान था उसमें इन्होंने जलवायु, मौसम, वनस्पति व मानव शास्त्र का वर्णन किया था। मानव शास्त्र कह सकते हैं, मानव समाज कह सकते हैं, एक ही बात है। कि BC वाला समय चल रहा था लेकिन उस समय भी क्या था, ब्रह्मांड विज्ञान का इनको ज्ञान था। जलवायु के बारे में लिखा, वनस्पति के बारे में लिखा और मानव समाज के बारे में उन्होंने वर्णन किया था कि जो जलवायु है, जो वनस्पति है वो मानव समाज को भी प्रभावित करती है। इसके बाद आए थे हमारे पास हिकेटियस महोदय। हिकेटियस महोदय कौन थे जी, ये हिकेटियस महोदय 520 BC में आए थे। ये थे मानव भूगोल के जनक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था जेस पीरियोडस, लिख दीजिए। इन्होंने क्या किया था, इस पुस्तक में भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप दिया था, भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप दिया था, जिसके कारण ये क्या कहलाए थे, मानव भूगोल के पिता कहलाए थे, ठीक है। मानचित्र बनाया, किसका बनाया, संसार का। बनाया किस पर, तांबे पर। मानचित्र बनाया, संसार का मानचित्र बनाया, लेकिन बनाया किस पर, तांबे पर। क्योंकि उस समय हमारी जो कह सकते हैं हम कागज़ ये उतने उन्नत अवस्था में नहीं थे। दूसरा ये रहता था कि ये नष्ट हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने सबसे कह सकते हैं कि मानचित्र बनाया था, विश्व का मानचित्र बनाया था, लेकिन बनाया किस पर था, तांबे पर उन्होंने विश्व का मानचित्र बनाया था। अब आप जो पुराने चित्र देखो, मानचित्र देखो, उसमें वर्तमान जो आपका जितने भी महाद्वीप हैं वो सारे नहीं दिखाए गए हैं। पहले सिर्फ 3 महाद्वीपों के बारे में ज्ञात हुआ करता था, जो महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, यूरोप, इधर एशिया और नीचे अफ्रीका। सिर्फ उन्हीं महाद्वीपों के बारे में जानकारी होती थी, उसके अलावा जानकारी नहीं होती थी। उसको बोलते थे हम ज्ञात क्षेत्र का मानचित्र, ज्ञात कि जो हमें ज्ञात है, जो अज्ञात है उसके बारे में तो जानते ही नहीं थे, लेकिन आता था कि ज्ञात क्षेत्र का मानचित्र। उसके बाद देखिए क्या आता है, मध्यकाल आता है। मध्यकाल कह सकते हैं कि 800 से 1400 AD,
800 से 1400 AD। देखिए अब हमारा क्रम सीधा चल रहा है क्योंकि क्या आ गया, AD आ गया। मध्यकाल में क्या हुआ, भूगोल का इतना अधिक विकास नहीं हुआ क्योंकि अरब भूगोलवेता आ गए थे। मुस्लिम काल था, अरब विद्वान कह सकते हैं हम। मुस्लिम काल था, इतना अधिक विकास नहीं हुआ था, जो पहले से ही लिखित भूगोल था उसी का क्या किया जाता था, वर्णन किया जाता था। इसको अंधकार युग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भूगोल का अंधकार युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में भूगोल का कोई भी विकास नहीं हुआ। क्योंकि जो अरब विद्वान थे या जो इस समय के जो शासक थे, उनका एकमात्र उद्देश्य होता था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। वो बाकी किसी भी वस्तु पर ध्यान नहीं देते थे कि भूगोल का विकास करना चाहिए। तो जो मध्यकाल था इसको अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर क्या हुए, अरब विद्वान थे, इनसे पहले टोलमी आए थे। इन्होंने क्या किया था, टोलमी की रचना का अनुवाद किया था। अब भैया आप कोई अगर नया नहीं लिखोगे तो क्या करोगे, पुरानों का ही क्या करोगे, आप अनुवाद करोगे। जो अरब विद्वान थे उन्होंने टोलमी की रचना का क्या किया था, अनुवाद किया था और नाम क्या दिया था उसको, अलमगेस्ती। नाम क्या दिया उसका, अलमगेस्ती। कि अरब जो विद्वान थे उन्होंने टॉलमी की जो रचना थी उसका अनुवाद किया था और नाम क्या दिया उसको, अलमगेस्ती। या तो आप कुछ नया लिखो, नया नहीं लिखोगे तो आप क्या करोगे, जो पुराने हैं उन्हीं को अपनी भाषा में क्या करोगे, उनका रूपांतरण करेंगे। तो इन्होंने भी यही किया था, अलमगेस्ती था, टोलमी की रचना का अनुवाद किया था, उसी की जो पुस्तक लिखी हुई थी उसी का उन्होंने क्या किया था, अनुवाद किया था। और अरब जो विद्वान था उसमें अल इदरसी मुख्य विद्वान था, जिन्होंने क्या किया था, 15 वर्षों तक सिसिली में रहा था, मानचित्रों का संकलन किया था और एटलस बनाई थी। क्या बनाई थी, एटलस का निर्माण किया था। आज भी आप अगर मानचित्र देखना चाहो तो नाम किसका लेते हो, एटलस का। एटलस होती है कई बहुत सारे मानचित्रों का एक जगह संग्रह है। उसके बाद आए यूरोप के खोजकर्ता। इस मध्यकाल के बाद कौन आए, यूरोप के खोजकर्ता। 15वीं 16वीं शताब्दी की बात करें और वास्को डी गामा आए, वास्को डी गामा, और दूसरे कौन आए थे, कोलंबस। वास्को डी गामा आए, इन्होंने भारत की खोज की 1498 में। आप नेक्स्ट क्लास में मुझे बताएंगे कि उन्होंने भारत की खोज कैसे की, क्योंकि भारत तो पहले से ही विद्यमान था, राजा महाराजाओं का शासन रहा था, लेकिन वास्को डी गामा ने भारत की खोज कैसे की, ये आपके लिए क्वेश्चन है। उसके बाद 17वीं शताब्दी आ गई। 15वीं और 16वीं शताब्दी में खोजकर्ताओं का कह सकते हैं कि नए नए क्षेत्रों की खोज की गई, जिसमें भारत की भी खोज की वास्को डी गामा द्वारा। और उसके बाद आ जाती है 17वीं शताब्दी। जर्मन विद्वान था, विद्वान का नाम था क्यूवेरियस। क्यूवेरियस पुस्तक लिखी थी विश्व का भूगोल। पुस्तक कौन सी लिखी थी, विश्व का भूगोल। इन्होंने भी भूगोल के बारे में लिखा था। और एक वारेनियस था, वारेनियस, और इन्होंने लिखा था सामान्य भूगोल। ये भी पुस्तक का नाम है। और इसके बाद आ जाती है आपकी 19वीं शताब्दी। और कौन से महोदय आ जाते हैं, रेटजेल, जो क्या थे, मानव भूगोल के पिता। ये था हमारा मानव भूगोल का इतिहास। इसी में 4 विचारधाराएं और आगे आती हैं कि कौन कौन से विद्वानों ने अपनी कौन सी बात का समर्थन रखा। 4 विचारधाराएं हैं, जिनमें जर्मन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, इन चारों विचारधाराओं का हम वर्णन करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।